नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो है। 3 अक्टूबर है आज से दुर्गा पूजा भी शुरू है, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का मेहनत सफल हो। मेहनत सफल होना चाहिए, मेहनत सफल होता भी है। अगर आप जेन्युइन मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलता है। जो आप सोच रहे हैं उसकी जगह पर कुछ और परिणाम मिलता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, लेकिन मिलता ज़रूर है परिणाम, कभी जाया नहीं जाता है। तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की आप सभी को। पूजा, दिवाली, छठ और सब अगले साल मना लीजिएगा। इस बार पढ़ लीजिए, रहने दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और दूर से ही रहिए, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिएगा। 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, बार बार मैं आपको बोलता रहता हूँ। आज कई सारे न्यूज़ हैं जिसमें हम लोग भारत सरकार का जो एलिफेंट सर्वे है, भारत सरकार ने इसको प्रकाशित नहीं किया। फरवरी में इसको प्रिंट किया था भारत सरकार ने, लेकिन फिर इसको रख लिया अपने पास, प्रकाशित नहीं किया था। जब ये पूछा गया कि क्यों ऐसा किया गया है, तो उन्होंने बोला कि अंतरिम रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट को फाइनलाइज करना बाकी है। फाइनल रिपोर्ट विथ नॉर्थ ईस्ट नंबर टू बी एक्सपेक्टेड बाई जून 2025। इसमें बोला गया है कि जो फाइनल रिपोर्ट होगा जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हाथियों की गणना रिपोर्ट, क्या ये एलिफेंट सर्वे 2024 जारी नहीं किया गया है। 2023 जारी किया गया था, 2024 जारी नहीं किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अब हम जून 2025 में फाइनल रिपोर्ट जारी करेंगे। अंतिम रिपोर्ट जो आया है इंडियन एक्सप्रेस के पास में, उस पर आधारित हम लोग आज बातचीत थोड़ा सा करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें बोला गया है। हाथियों से जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम की भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा और कौन से न्यूज़ होंगे आज, तो आज मैं आपको इम्पैक्ट समझाऊंगा यहीं पर इसी न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है। क्योंकि भारत ने बोला है कि क्यों लड़ रहे हो भाई, हमारा नुकसान हो रहा है, भारत सरकार ने यही बोला है और चिंता व्यक्त की है कि इस तरह का युद्ध जो है वो क्या करता है, ग्लोबल ऑर्डर को प्रभावित करता है। ग्लोबल ऑर्डर का मतलब ग्लोबल सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। सामाजिक स्तर पर क्या है, कोई इस समाज का एक पक्ष होता है जो ईरान के लिए समर्थन के लिए प्रदर्शन कर रहा होता है, तो कोई एक इजराइल के लिए समर्थन के लिए प्रदर्शन कर रहा होता है। आर्थिक पक्ष ये होते हैं कि दुनिया भर में ट्रेड से लेकर तेल, खाद, उड़ानें, ये सब कुछ महंगे हो जाएंगे। इन सभी का रूट चेंज करना पड़ सकता है और इससे क्या होता है, ट्रेड डिस्ट्रप्शन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछेगा, रटा रटाया याद नहीं हो पाता है। जो आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, वही वहाँ पर लिख पाते हैं आप एग्ज़ाम में। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, दुनिया बंटने लग जाती है, हर कोई अपना अपना एक पक्ष लेकर बैठ जाता है। कोई इजराइल के पक्ष में बैठ जाएगा तो कोई ईरान के पक्ष में बैठ जाएगा। इससे वैश्विक लेवल पर राजनीति में टकराव उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम फिर हिंसक हो सकता है। तो इसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, इम्पैक्ट को भी देखेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी 2 अक्टूबर को कल यानी कि झारखंड में थे और वहाँ पर उन्होंने, हजारीबाग झारखंड में थे, वहाँ पर उन्होंने धरती आबा योजना की भी शुरुआत की। धरती आबा किनको कहा जाता है, तो इनको भगवान बिरसा मुंडा को कहा जाता है। झारखंड में और पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या बोला था, उलगुलान विद्रोह की शुरुआत की थी, जो कॉलोनियल समय जो था हमारा, जिस औपनिवेशिक दौर जो था, उसमें प्रमुख ट्राइबल विद्रोह में से एक माना जाता है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाओं की शुरुआत की है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर को है, तो अब तो बहुत कम समय है। फॉर्म भरने को लेकर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो कृपया करके मुझे मैसेज मत कीजिएगा, मुझे नहीं पता है। जितना मैंने पता है मैंने आपको बता दिया था। आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप क्या कीजिए, 5-6 तारीख के बाद फॉर्म भरिए तो वो सही रहेगा। 4 तारीख से एडिट का ऑप्शन देगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि रुक जाइए और 2 दिन बाद ही फॉर्म भर लीजिएगा। बीपीएससी ने फॉर्म भरने को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। आसान बनाने की जगह पर प्रोसेस को इन्होंने कठिन बना के रखा हुआ है, बिना बात के फोकट का सारा कुछ बना रखा है। बार बार मैंने वो बोला भी, जितना तक हमारी आवाज़ जाती उतना तो मैंने बोला ही। मैं नहीं था जो सबसे पहले बोला था कि आपको क्यों ये सब कर रहे हैं। पूरे फॉर्म में OTR सहित आप एडिट का ऑप्शन दो। किसी के नाम में भी एरर हो सकता है, आप बोल रहे हो कि नाम में एरर एडिट नहीं करने देंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
चलिए शुरू करते हैं, अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन पर आते हैं। आपको ही बोलना चाहिए, आपका मुद्दा है, तो बाकी पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, तो पहला न्यूज़ यही है कि भाई एलिफेंट को लेकर रिपोर्ट आया है, जिसमें देखा गया कि एलिफेंट के टोटल संख्या जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई। इसमें ये कहा गया है कि 5 वर्षों पर एलिफेंट सेंसस जारी होता है। ध्यान से सुनिएगा, एलिफेंट सर्वे का रिपोर्ट पिछले साल 2023 के अगस्त में भी आया था, लेकिन एलिफेंट सेंसस जो है, जो मुख्य रूप से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ये 5 वर्षों पर रिपोर्ट होता है। कितने वर्षों पर? 5 वर्षों पर रिपोर्ट होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में जितने एलिफेंट थे, 2017 से लेकर 2023 का जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि इसमें 20% की कमी आई है, 20% का ड्रॉप हुआ है। उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, इसमें अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर 41% का ड्रॉप देखा गया। देश के हाथी गए कहाँ भाई? हाथी संपदा है हमारी, पशु पक्षी सारे संपदा होते हैं, कहाँ चले गए हाथी? सारे मर गए क्या? तो फिर आप उनके संरक्षण की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका फिर क्या होगा? तो हम लोग ज़रा नंबर वाइज देखेंगे, एक एक जोन का भी देखेंगे डिटेल में। ये जो चार्ट है ये डिटेल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको समझा सकूँ। मैं आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट भी समझाऊंगा, जिसको 1992 में शुरू किया गया था। कई बार वो सीक्वेंस में लगाने को दे देता है और उसका उद्देश्य भी पूछ लेता है पीटी एग्जामिनेशन में। तो ज़रा देखते हैं कि क्या क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है। एक जो रिपोर्ट में खतरा उत्पन्न किया गया कि संख्या में कमी का कारण, ध्यान से सुन लीजिए। पहले संख्या में कमी का पहला कारण बताया गया है क्या, तो इसमें कहा गया कि भाई माइनिंग, जो खनन होता है वो सबसे बड़ा कारण बताया गया है संख्या में कमी के लिए। खनन के कारण से एलिफेंट कॉरिडोर और एलिफेंटों का आवास का विखंडन हो रहा है। वो जहाँ पर रहते हैं वो उसकी जगह की कमी हो गई है और एलिफेंट कॉरिडोर बाधित हो गया है। दूसरा इन्होंने कारण बताया क्या, तो इन्होंने बताया कि भाई जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सरकार के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर को और एलिफेंट से जुड़े हुए जो उनके आवास हैं उसको क्या किया है, तो उसको कहीं ना कहीं भंग किया है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी एलिफेंटों की संख्या में कमी देखी गई है। देश में हाथी भी सुरक्षित नहीं है। सभी राज्य, बिहार में 48% की कमी देखी गई है एलिफेंट की संख्या में। तो एलिफेंट की संख्या क्यों कम हुई है, तो 2 सबसे बड़ा कारण बताया गया है। एक है कंस्ट्रक्शन और एक बताया गया है कौन सा, तो मैंने आपको पहले ही बताया खनन और कंस्ट्रक्शन, 2 चीज़ें। खनन किस चीज़ के लिए, तो भाई प्राकृतिक संपदा हमें चाहिए, लोहा हो गया, अलग अलग मटेरियल हो गए, वो चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए, तो देश के विकास के लिए चाहिए। लेकिन ये विकास में बहुत भारी पड़ रहा है। किस मायने में, तो हमारे जो जीव हैं वो कम होते जा रहे हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में कम हुए हैं। तो ये 2 कारण भी आपको पता होना चाहिए, मुख्य कारण। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 मुख्य कारण यही हैं। इसमें शिकार भी एक कारण हो सकता है, लेकिन हालांकि भारत सरकार ने उस पर बहुत बड़े स्तर पर लगाम लगाया है, तो वो भी एक आपको समझना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं इसको। बाकी फाइनल रिपोर्ट कब जारी होगा, तो जून 2025 में। ये जो एलिफेंट सेंसस है ये किसके द्वारा किया जाता है बंधुओं, तो ये किया जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक ऑटोनमस बॉडी है भारत सरकार के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के तहत में। एक ऑटोनमस बॉडी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा ये सर्वे किया जाता है। देखिए राज्यवार आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ राज्यों का ध्यान जरूर में रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु, यहाँ पर 13.6% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 वर्षों की तुलना में। 2012 में 4015 थे, 2017 में 2761 हो गए थे, कम हो गया था। लेकिन राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने अच्छा प्रयास किया तो 3136 हो गए हैं। हालांकि 2012 के तुलना में तो कम ही है, लेकिन फिर भी बढ़े हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी आपको देखने को मिलेगा, केरल में 6117 था 2012 में था। कर्नाटक में 6068 था और वर्तमान में 6013 है, -0.6% की कमी आई है। लेकिन वर्तमान में देश में अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर हैं, तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपका टाइगर मध्य प्रदेश में। देखिए एक चीज़ और, केरल जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ राज्य माना जाता है, वहाँ पर 10 वर्षों में आधे से ज़्यादा हाथी ख़त्म हो गए हैं।
कहाँ गए हैं? केरल की सरकार को पूछना चाहिए कि आप इतने ज़्यादा एक्टिविस्ट बनते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। एजुकेटेड राज्य माना जाता है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी करते हैं, लेकिन देश के हाथी कहाँ चले गए भाई? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -51.2% की कमी आई है पिछले 10 वर्षों के दौरान। पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में कितने, तो -51.2% की कमी आई है केरल राज्य में, जहाँ पर 6117 हाथी थे और वर्तमान में केवल 2785 बच गए हैं। अगला है कि वेस्टर्न घाट के बारे में। देखिए वेस्टर्न घाट का ये पूरा यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है। वेस्टर्न घाट में एवरेज 17.6% की कमी आई है, यानी कि अगर पहले 100 हाथी थे तो अभी वर्तमान में करीब में 82.4 हाथी ही बच गए हैं वेस्टर्न घाट में। पश्चिमी घाट की यहाँ पर बात हो रही है। तीनों राज्य जो हैं जैव संप्रदा की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य माने जाते हैं, यहीं पर अब इतना बुरा हाल हो गया है। 17.6% की कमी आई है, जो कि सही नहीं है। देश में हाथियों की संख्या कम हो रही है। उसके बाद से वेस्ट बंगाल में -84% है। झारखंड में भी देख सकते हैं, ये सारे के सारे पूर्वी हैं। ये कहाँ पर हो गए? सेंट्रल और ईस्टर्न घाट हो गया। सेंट्रल, मध्य और कौन सा हो गया? पूरब का रीजन हो गया। अगर आप भारत का मैप बनाएंगे तो इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितना परसेंट, -41%, यानी कि उस समय अगर हाथी कितने थे? उस समय 100 हाथी थे पिछले वाले रिपोर्ट की तुलना में। तो इस रिपोर्ट में कितने हो गए? इस रिपोर्ट में 59 हो गए। सारे हाथी ख़त्म कर दिए हमने। उसके बाद से आप उत्तराखंड पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर शिवालिक और गंगेटिक लिखा हुआ है, यानी कि गंगा और शिवालिक का रीजन। इस रीजन में हाथी कम भी पाए जाते हैं। अगर हम लोग हिमालयन राज्य की बात छोड़ दें तो, उत्तराखंड की छोड़ दें तो, इस राज्य में, इस इलाके में हाथी कम पाए जाते हैं। उसकी तुलना में भी बहुत कमी हुई है। सबसे ज़्यादा कमी बिहार में हुआ है, जहाँ 2012 में एक भी हाथी नहीं था। 2017 में 25 हाथी देखे गए थे और 2022 में कितने हो गए हैं? तो 13 हाथी हो गए हैं। तो 48% की कमी देखी जा रही है 2017 की तुलना में। 2022-23 में 48% की कमी देखी जा रही है। शिवालिक और गंगेटिक रीजन में ओवरऑल -1.6% का चेंज आया है, जो कि सही नहीं है। और हरियाणा में आप देख सकते हैं अवेलेबल नहीं था और अभी 0 पर आ गया है। 7 था, अभी 0 पर आ गया है। हिमाचल प्रदेश में 7 था, अभी 0 पर आ गया है। और इसी प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है इस बार का। इस बार सर्वे में अभी नॉर्थ ईस्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है। भारत सरकार ने बोला है कि जून 2025 में हम पूरा डेटा जारी कर देंगे, फाइनल डेटा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं एलिफेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत और समझा देता हूँ। ये तो आपको बता ही दिया मैंने रीजन। पहला रीजन क्या बताया गया है? खनन बताया गया है। और दूसरा रीजन क्या बताया गया बंधुओं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन बताया गया। मुख्य रूप से विनिर्माण के कारण से क्या हो रहा है? तो हाथियों को नुकसान हो रहा है बहुत ही भारी स्तर पर। हाथी मेरे साथ ही एक फिल्म है राणा डुगवटी की, देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जीव होते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बुद्धिमान बहुत ही ज़्यादा होते हैं ये। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में। जैसे 68 बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसके लगभग में 20 वर्षों के बाद 1992 में शुरू किया गया है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1992 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीक्वेंस में लगाने को दे सकता है। भारत सरकार ने 1992 में प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया। इस परियोजना के तहत पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में प्रमुख हाथी जनसंख्या वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। वित्तीय और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी देती है और फाइनेंशियल भी देती है। यह परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों में आंध्र, अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही है। बिहार का नाम इसमें इसलिए नहीं था क्योंकि बिहार हाथी प्रमुख राज्य नहीं है। बिहार में हाथी नहीं के बराबर पाए जाते हैं, नहीं है बिहार में हाथी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर जरूर हैं। अब तो बात की जा रही है कि भाई दक्षिण बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व बनाया जाए, लेकिन अभी उसको परमिशन नहीं मिला है। मिल जाएगा तो सही रहेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य क्या था? आपसे सीधा सीधा शॉर्ट आंसर में ये पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का क्या उद्देश्य था? हाथियों को उनके आवास और गलियारों को सुरक्षित करना। गलियारा क्या होता है? हाथी जैसे जीव जो होते हैं ये लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। किस चीज़ को लेकर? प्रजनन से संबंधित चीज़ों को लेकर, और भोजन को लेकर, पानी को लेकर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए सूखा का समय है, कौन सा महीना चल रहा है अभी देश में? तो मान लीजिए जनवरी से लेकर और मई तक का महीना है, जिसमें पानी नहीं के बराबर में होता है पूरे देश में। पश्चिमी भाग में तो होता भी है। तो हाथी क्या करते हैं? बहुत बुद्धिमान होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, इसीलिए बहुत बुद्धिमान और इमोशनल भी होते हैं।
100 परिवार ये झुंड में हमेशा यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? तो यात्रा पर निकल जाते हैं। इनका एक कॉरिडोर होता है, निश्चित यात्रा का समय होता है। समय और रास्ता का जो जाने का रास्ता होता है वो दोनों निश्चित होता है। निश्चित का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता जल्दी, वो चेंज करने पर हाथी भटक जाते हैं। ये यहाँ से यात्रा करते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर पानी मौजूद होता है, भोजन मौजूद होता है, वहाँ पर ये अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकें। जब इस बीच में आप सड़क का निर्माण कर देंगे या कॉलोनी बसा देंगे तो फिर हाथी क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, उत्पात मचाने लग जाते हैं, वो रास्ते से भटक जाते हैं और इस कारण से कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है, या फिर वो अपने आगे के भोजन और पानी की तलाश में भटकते ही रह जाते हैं, या तो फिर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, दूसरे जगहों पर। तो ये क्या है? इसी को एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। देश में बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर हैं जिसको भारत सरकार सुरक्षित रखती है। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर हाथी वहाँ पर उत्पात मचा देते हैं। मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करना भी प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक लक्ष्य रखा गया था। बंदी हाथियों के कल्याण की रक्षा करना। बंदी हाथी, जैसे कई सारे मंदिरों में भी हाथी होते हैं, कई सारे लोग हाथी पालते भी हैं, तो उनके कल्याण और रक्षा करना भी इसमें शामिल था। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ: हाथियों के पहले से मौजूद प्राकृतिक आवास और प्रवासी रास्तों। प्रवासी रास्ता मैंने आपको बताया, ये रास्ता फिक्स होता है, इसलिए मैंने मूवी का नाम भी आपको बताया। कौन सा मूवी? तो हाथी मेरे साथी करके जो मूवी आई थी ना राणा डग्गुबाती की, उसमें देखेंगे तो उसमें स्पष्ट दिखा हुआ है एलिफेंट कॉरिडोर किस प्रकार से काम करता है। तो ये जो है ये निश्चित होता है, तय होता है, इसको ये छोड़ नहीं सकते हैं। और इनके झुंड का लीडरशिप हमेशा फीमेल करती है। भारत में जंगली एशियाई हाथियों का आवास और आबादी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन रणनीतियों का विकास किया गया है। महत्वपूर्ण आवास में हाथी मानव संघर्ष को नियंत्रित करने के उपाय को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण हाथी आवास में मानव और घरेलू स्टॉक गतिविधियों को नियंत्रित करना। शिकारियों से जंगली हाथियों की सुरक्षा का उपाय करना। इनके दांत के लिए, हाथी का जो दांत होता है जो दिखावा के लिए होता है, खाने वाले दांत अलग होते हैं इनके, दिखावे वाला दांत होता है उस पर बहुत अच्छे अच्छे नक्काशियाँ की जाती है, तो उसको लेकर भी इनका शिकार कर लिया जाता है, मार दिया जाता है इनको। और एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में फ़र्क होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पूछ सकता है। एशियाई हाथी साइज में छोटे होते हैं, अफ्रीकी हाथी जाइंट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ओके। हाथी अनुसंधान एवं प्रबंधन पर जोर, सार्वजनिक शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यही सब मुख्य इसका उद्देश्य था। भारत में हाथी गलियारे वन भूमि की संकरी पट्टीन होती हैं। बड़े हाथियों के आवास को हाथियों की महत्वपूर्ण आबादी से जोड़ती हैं। ये हाथियों के निवास स्थान के बीच हाथियों का आवाजाही के लिए एक नाली के रूप में काम करती हैं। 2020 यूपीएससी पीटी में हाथी से जुड़ा हुआ अद्भुत सवाल पूछा गया था, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। भारत में लगभग 88 हाथी गलियारे हैं। कितने हैं? 88 हैं, जिसमें से 20 दक्षिण भारत में, 12 उत्तर पश्चिम भारत में, 14 उत्तर पश्चिम बंगाल में, 20 मध्य भारत में और 22 उत्तरी पूर्वी भारत में है। उत्तर पूर्वी भारत में 20 दक्षिण भारत में है, ये ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत से ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है। आपको हाथियों की संख्या के नाम पर लगेगा कि दक्षिण भारत में ज़्यादा हाथी गलियारे होंगे, नहीं, कहाँ पर हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो स्टेटमेंट अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, बहुत कठिन सवाल, तो ये बना सकता है आपसे। इसमें से लगभग 77.3% गलियारों का उपयोग हाथियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। नियमित रूप से इनमें से 1/3 गलियारे उच्च पारिस्थितिक प्राथमिकता वाले हैं, अन्य 2/3 मध्य प्राथमिकता वाले में होते हैं। हाथियों की आवास विखंडन होने के कारण खतरों का सामना कर रहे हैं, उनका तो पता ही है। सारे जीव जंतुओं को हमने आवास ही खत्म कर दिए, जिस कारण से उनके समक्ष खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। दक्षिण भारत में हाथी गलियारे के 65% भाग संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है, लेकिन मध्य में केवल 10% हाथी गलियारा ही पूरी तरह से वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि उनमें से 90% संयुक्त रूप से वन, कृषि और बस्तियों के अंतर्गत आता है। वो बस्तियां अब बस गई हैं, जिसके कारण से हाथी और मानव संघर्ष भी देखा जाता है। कुल मिलाकर भारत में 24% हाथी गलियारे पूर्ण वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो हाथी गलियारे हैं देश भर में 76% के लगभग में, वो वन के अंतर्गत नहीं आते। तो वन के अंतर्गत नहीं आते तो क्या हो जाता है? वो असुरक्षित हो जाता है और उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। हाथी गलियारों के लिए प्रमुख खतरे कौन से हैं? तो वही सब है, समस्याएं आपको पता ही है क्या क्या है भाई। तो खनन है, निर्माण है, सड़क है, बिजली की बारें हैं, और यही सब चीज़ें उनमें हम उत्पन्न कर देते हैं व्यवधान। फिर हाथी पागल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हाथी पागल हो गया, इसको गोली मार दो। हम ऐसे ही होते हैं, हम इंसान। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। एक छोटा सा फैक्ट और बता दो, तो माइक कार्यक्रम,
माइक प्रोग्राम जो है, माइक प्रोग्राम ये हाथियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया है। माइक प्रोग्राम हाथियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ये भी छोटा सा फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये है आपका इजराइल और ईरान में। आपको पता है युद्ध शुरू हो गया है। अभी इजराइल ने अटैक नहीं किया है वापस ईरान को, लेकिन उसने बोला है कि हम अटैक करेंगे और आपको हम जहां चाहेंगे जब चाहेंगे ये सब कुछ हम तय करेंगे। इसी तरह का उसने बयान दिया। जो आपको पता है युद्ध के माहौल में बयान दिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक बयान सामने आते रहते। बयानवीर हैं ये सारे के सारे, बम मारते रहते एक दूसरे पर और दुनिया भर के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। शांति से रह नहीं सकते। देखिए क्या है, भारत सरकार ने बोला है कि ये चीज़ सही नहीं है दुनिया भर के लिए, और भारत के नागरिकों को भी बोला है कि ईरान मत जाओ और इजराइल भी मत जाओ। स्पष्ट रूप से बोला लेबनान भी मत जाओ। किस तरह के लोग होते जो लेबनान जाते हैं इस समय में। देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने क्या क्या बोला है। भारत के लिए इम्पैक्ट क्या है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भारत के लिए इम्पैक्ट क्या क्या है। सामाजिक आर्थिक इम्पैक्ट, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। सामाजिक रूप से देश में पता ही है आपको, देश में कई सारे गुट हैं जो हिजबुल्लाह के समर्थन में कर रहे हैं, तो कई सारे इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे, मतलब कि सपोर्ट में रैली निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी है। आर्थिक रूप से क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। अब ये कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि IMEC भारत सरकार से गलती हुई। दरअसल मुझसे पूछिए तो उनको पता होना चाहिए था कि इसमें जिस क्षेत्र को हम शामिल कर रहे हैं वो कभी आज तक शांत नहीं रहा, हमेशा लड़ता झगड़ता रहा ये क्षेत्र पूरा का पूरा। तो इस IMEC इधर से ही गुजरेगा। आपको पता ही है इजराइल की उसमें अहम भूमिका है। भूमध्य सागर होते हुए हम तुर्की को बाईपास करते हुए कहाँ जा रहे हैं, तो हम यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब IMEC ठंडी बस्ते में चला जाएगा। दूसरा क्या है, भारत से उड़ने वाले जो उड़ान है जो यूरोप की यात्रा करते हैं उन सभी को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। पहले वो ईरान के ऊपर से मिडिल ईस्ट होते हुए कहाँ पर चले जाते थे, डायरेक्ट यूरोप में प्रवेश कर जाते थे तुर्की को पार करते हुए। अब क्या होगा, अब यहाँ से उनको जाना पड़ेगा सबको नीचे की तरफ में, या तो सऊदी अरब की तरफ या तो फिर कतर की तरफ जाना पड़ेगा, और वहाँ से वो पूरा इजराइल को बाईपास करते हुए भूमध्य सागर के ऊपर से जाएंगे। यानी कि हवाई यात्रा जो है यूरोप और इन सब देशों के लिए वो महंगी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, सारा इम्पैक्ट इसी में दिया हुआ है। मैं ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा इंडियाज़ वरी एंड इम्पैक्ट क्या क्या है। इसमें पहला मैंने आपको क्या बताया, सामाजिक स्तर पर मैंने बताया। अब दूसरा आर्थिक में हम लोगों ने पहला किसका बात कर लिया, तो भाई यात्रा महंगी हो जाएगी। दूसरा आर्थिक में क्या हो जाएगा, तो ट्रेड। भारत के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भारत सरकार को बोला है कि हमारे लिए कोई और रास्ता तलाशिए, क्योंकि अब हॉर्मुज की जल संधि भी सुरक्षित नहीं रहा और रेड सी तो सुरक्षित नहीं ही था। हूती विद्रोही तो वहाँ पर कब से अटैक कर रहे हैं। तब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप जो नीचे है अफ्रीका के दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका के भी दक्षिण में, वहाँ से होते हुए हमें यूरोप जाना पड़ सकता है। यानी कि लंबा ट्रेड रूट होने से क्या होगा, हमारे सामान महंगे बिकेंगे यूरोप में, और यूरोप का सामान भी भारत में महंगा बिकेगा। यानी कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपको महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी। अगला इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है आर्थिक में, तेल। ये तो पता ही है आपको, तेल पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ईरान दुनिया का प्रमुख तेल उत्पादक देश है। तेल पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इजराइल हो सकता है, जैसा अनुमान है, जैसा मैंने न्यूज़ में देखा है, कि ईरान के बड़े बड़े जो तेल के निकालने वाले प्लांट हैं उन पर अटैक कर सकता है, जिससे ईरान का तेल ही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वही टूट जाए। तो इससे दुनिया भर में तेल का संकट बढ़ेगा और तेल जो है वो महंगे हो सकते हैं। भारत में तो त्यौहार का सीज़न होने वाला है, आपका त्यौहार खा जाएगा ये इजराइल ईरान और ऐसे सब चीज़ें जो है ना, आपका त्यौहार खा जाएगा। चौथा इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है भाई, भारतीय कई सारे रहते हैं इजराइल में, ईरान में भी भारत रहते हैं, ईरान के साथ भारत का व्यापार भी है। ईरान पर और भी ज़्यादा सैंक्शन लादे जा सकते हैं, जिसके कारण से भारत को भी तेल के लिए कहीं और देखना पड़ सकता है। जैसे सऊदी अरब के साथ भारत ने बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के साथ हम और भी ज़्यादा तेल ला सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दूसरा ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ सकता है। राजनीतिक रूप से क्या है, पाँचवा पर आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, यही सब चीज़ें एग्जाम में लिखनी है आपको। राजनीतिक संकट ये उत्पन्न हो सकता है कि भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ में बहुत ही अच्छे संबंध हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। ईरान भी हमारा चाबहार पोर्ट बन रहा है, वहाँ पर चाबहार के थ्रू हम अफगानिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का ट्रेड पार्टनर भी है ईरान, ईरान के साथ हम कई सारी चीज़ों को लेकर ट्रेड भी करते हैं, तो उसमें नुकसान पहुँच सकता है। इजराइल जो है वो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है,
उसके साथ हम कई सारे हथियारों को लेकर डील करते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने डील किया हुआ है, पीने के पानी के सेक्टर में डील किया हुआ है, हमने इरिगेशन के सेक्टर में डील किया हुआ है। तो ये सब जो डील है इस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और भारत के कई सारे टेक्निकल चीज़ों को लेकर, हथियारों को लेकर हम इजराइल पर निर्भर हैं, और इस कारण से क्या हो सकता है, व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। वेस्टर्न ब्लॉक एक अलग ब्लॉक बन रहा है जो इजराइल को समर्थन देगा, और चीन और रूस जैसे जो देश हैं ये ईरान को समर्थन दे सकते हैं। इससे दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी, भारत के लिए बैलेंस करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक राजनीतिक प्रभाव हो गया। अगला और एक बोल सकते हैं जिसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही हैं, वो कौन सा है, IMEC, जो मैंने पहले ही आपको समझाया, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। जिसमें हम भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, यूरोप तक पहुँचना चाहते हैं। ये अभी नहीं बन पाएगा, ये फिर लटक जाएगा और ये पूरा नहीं हो पाएगा। और साथ में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये क्या है भाई, INSC था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसमें हम रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान होते हुए भारत तक पहुंचना चाहते हैं। अब ये भी व्यवधान में पड़ जाएगा। ये सारे के सारे चीज़ें हमारे लिए क्या है, तो दिक्कत उत्पन्न कर सकती हैं। कृपया इन प्रभावों को याद में रखें। प्रभाव आपसे PT एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन कहीं पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है कि क्लाउडिया शेनिबम, ये कौन है, तो मैक्सिको की पहली प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। क्लाउडिया शेनिबम इन्हें बड़ा ही खास माना जा रहा है। मैक्सिको जैसे देश जो गैंग वॉर से प्रभावित है, एक दिन में 100 लोग इनकी सड़कों पर मरते हैं। इतने बड़े बड़े यहाँ पर गैंग है कि वहाँ की सरकार डरती है इन गैंग से। ड्रग और बंदूक में फंसा हुआ ये देश, उसको एक महिला प्रेसिडेंट मिली है। देखते हैं कि कितना अच्छा काम करती हैं। और मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी हैं, पहली महिला बनी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और लैटिन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ी इकॉनमी ब्राज़ील है लैटिन अमेरिका की। दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक होगा कौन सा, तो मैक्सिको को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। प्रधानमंत्री जी कल झारखंड के हजारीबाग में थे, वहाँ पर उन्होंने कई सारे चीज़ों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड का दौरा कर लिया है, PIB ने अपडेट नहीं किया अभी तक। प्रधानमंत्री ने 79,150 करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यय के साथ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा किनको कहा जाता है, उलगुलान किनको कहा जाता है, उलगुलान किनको कहा जाता है, इसका तात्पर्य ही पूछ लिया था, UPSC ने पूछा था 2020 में। उलगुलान का तात्पर्य क्या है, किनको कहा जाता है, ये पूछ लिया था, UPSC ने पूछा। तो ये भगवान बिरसा मुंडा नहीं, भगवान बिरसा मुंडा, इन्होंने खुद को बोला था कि हम भगवान हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और इन्होंने बोला था कि दीकुओं को मारो। दीकू को यानी का तात्पर्य हर कोई बाहरी, सामंती भारतीय भी हो सकते हैं, सामंती का मतलब बड़े ज़मींदार भी हो सकते हैं, सामान्य लोग नहीं, अंग्रेज हो सकते हैं जिन्होंने जनजातियों की जंगल ज़मीन इसको हड़पना चाहा। उसके लिए इन्होंने बोला था कि रक्त की क्रांति होगी और हिंसक क्रांति का आह्वान किया था इन्होंने। भगवान बिरसा मुंडा को औपनिवेशिक और गुलामी के प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है धरती आबा इन्हीं को कहा जाता है। और 1899 के ईस्वी में इनकी डेथ हुई है, 1899 में जेल में इनकी डेथ हो गई थी। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री, कर दिया है प्रधानमंत्री। 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन कर दिया है, 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रख दी है उन्होंने। प्रधानमंत्री PM जनमन के तहत कई परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला भी रख दिया उन्होंने। PIB ने जो रिपोर्ट डाला है सेम टू सेम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। धरती आबा योजना क्या है वो भी ज़रा समझेंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भारत ने 100% ODF को प्राप्त कर लिया है। तो आज हम लोग ODF प्लस को समझेंगे, जो PT एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। PM मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड का दौरा कर लिया है। हजारीबाग गए थे, कहाँ गए थे बंधुओं, तो हजारीबाग। दोपहर करीब 2 बजे झारखंड के हजारीबाग में 83,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजना का शिलान्यास और शुभारंभ कर दिया उन्होंने। देश भर में आदिवासी समुदाय के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यय के साथ धरती आबा, मैंने आपको धरती आबा का मतलब बताया है, ये ध्यान में रखिएगा। आपसे PT में पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द धरती आबा इतिहास के किस व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये झारखंड में धरती आबा किनको कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है। उत्कर्ष का अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान 30 राज्यों, धरती आबा 30 राज्य,
केंद्र शासित प्रदेश के 539 ज़िले, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूरे देश भर के 549 ज़िले, 549 ज़िले, 2740 ब्लॉक, ये पीआईबी का है भाई, भारत सरकार का है ये मुखपत्र। 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को, मैंने प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर भी इस वीडियो को देखा, भाई पढ़ाने के लिए देखना पड़ता है, तो वो उनके यूट्यूब चैनल पर जो इस धरती आबा योजना से जुड़ा हुआ डाला गया है ना वीडियो, कल ही डाला है, उसमें बताया कि देश में जनजातीय लोगों की आबादी 10.5 करोड़ है। कितना करोड़? 10.5 करोड़ के आसपास जनजातीय आबादी बताई गई है उस यूट्यूब चैनल पे, उस वीडियो में। अब जनगणना तो किया नहीं है इन्होंने 2011 के बाद, तो हो सकता है भाई 20 करोड़ हो, 10.5 करोड़ तो मुझे कम लग रहा है जनजातियों का आबादी, ठीक है। और लगभग में 63,000 गाँव को कवर करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालय विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचा। क्या इसका उद्देश्य है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है 25 मंत्रालय 17 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, तो आप खुद ही समझ जाइए। जो भी कुछ सुख सुविधा चाहिए होता है किसी भी इंसान को रहने के लिए, आवास चाहिए तो आवास वाले मंत्रालय आ जाएगा, बिजली चाहिए ना, पीने का पानी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, परिवहन चाहिए, टेलीफोन संचार चाहिए, हर चीज़ उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। ढांचा स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करेगा। जनजातीय समुदाय के लिए शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 40 एकलव्य मॉडल स्कूल का उद्घाटन भी किया। 2800 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 25 EMRS की आधारशिला भी उन्होंने रख दिया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत में PM जनमन के तहत में 1360 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है, जिसमें सड़क, आंगनबाड़ी और कई सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें हर चीज़ है। इसमें क्या क्या है? बेसिक चीज़ें जो भी चाहिए आपको, एजुकेशन चाहिए, आवास चाहिए, रोज़गार चाहिए और परिवहन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब कुछ इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि भारत ने 100% ODF को प्राप्त कर लिया है। तो जरा इसको देखते हैं कि क्या है ये न्यूज़, फिर इस पर आएंगे। देखिए क्या बोला गया है कि मोदी से टॉयलेट कवरेज रीच टू 100% आफ्टर लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च करने के बाद से 10 वर्षों में हमने 100% सैनिटेशन को प्राप्त कर लिया है, टॉयलेट कवरेज को 100% प्राप्त कर लिया है। अब तो इसमें 3 अवधारणा है। 3 अवधारणा क्या क्या बंधुओं, वहाँ से PT में पूछा जाएगा। जैसे अभी आपसे पूछ लूँ मैं, ODF क्या है, ODF प्लस क्या है और ODF प्लस प्लस क्या है, ये तीनों में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है PT में 3 स्टेटमेंट बनाकर। तो इसलिए इसको समझ लीजिए, फिर वीडियो को हम लोग एंड कर लेंगे। ओके, देखिए क्या होता है ODF टैग क्या है। मार्च 2016 में जारी मूल ODF प्रोटोकॉल में कहा गया किसी शहर या वार्ड को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री होता है, खुले में शौच से मुक्त, वो अधिसूचित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है। तो पंचायत आपने देखा है, पंचायत देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या होता है ODF, है ना। तो वही वाला चीज़ है। लेकिन ODF प्लस क्या होता है, ODF प्लस प्लस क्या होता है, वो देख लीजिए यहाँ। ODF प्लस प्लस क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM शहरी के चरण 1 के अंतर्गत ODF का दर्जा प्राप्त करने वाले शहरों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अगस्त 2018 में ODF प्लस और ODF प्लस प्लस को लॉन्च किया गया। 2016 में ODF टैग को लॉन्च किया गया कि भाई आप खुले में शौच करता हुआ कभी भी दिन में अगर कोई नहीं पाया गया तो हम उसको बोल देंगे ODF है ये गाँव। लेकिन अब 2018 में उसको और आगे बढ़ाते हुए ODF प्लस लॉन्च किया गया। क्या होता है ये? पात्रता वे शहर जो ODF प्रोटोकॉल के आधार पर कम से कम एक बार ODF प्रमाणित हो चुके हों, स्वयं को SBM ODF प्लस और SBM ODF प्लस प्लस घोषित करने के पात्र हों, उनको कहा जाता है ODF प्लस। अब ये क्या होता है? किसी शहरी वार्ड या कार्य क्षेत्र को ODF प्लस घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाए जाते हैं तथा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और अच्छी तरह से हो, यानी कि शौचालय उस जो एरिया का, उस वार्ड का काम कर रहा हो और वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं मिले इस तरह के कृत्य करते हुए, तो उसको हम ODF प्लस कह देंगे, जिसमें शौच और यूरिन दोनों शामिल है। नाक भौं सिकोड़ना है, ये आपको समझना पड़ेगा कि 2024 में जब दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही, हम बात कर रहे हैं कि शौचालय से मुक्त किया जाए, शौचालय शौच न करे कोई खुले में। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? एजुकेशन। आप तो नहीं करेंगे ना इस तरह के काम, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए तो सबसे पहला चीज़ जो था वही सबसे ज़्यादा मिसिंग रहा इस देश में।
तो धीरे धीरे करके सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम इस प्रकार के भारत सरकार को चलाने पड़ते हैं। सोचिए ज़रा कि रेडियो पर कुछ समय पहले तक रेडियो टीवी पर प्रचार आता था कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। ये बताने की चीज़ है अपने देश में। जन जागरूकता के लिए भारत सरकार को ये भी बताना पड़ा कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, अन्यथा बीमारी फैल सकती है। यानी कि हम वो भी नहीं करते थे। ठीक है। ODF++ क्या है? इसमें क्या होता है ना, ODF++ प्रोटोकॉल में यह शर्तें जोड़ेगी कि मल, कीचड़, सेप्टेज और सीवेज का सुरक्षित प्रबंधन उपचार किया जाएगा। नालियों, जल निकायों, खुले क्षेत्र में अनुपचारित मल, कीचड़, सेप्टेज, सीवेज का निर्वहन या डंपिंग नहीं की जाएगी। उसको ODF++ का दर्जा दिया जाता है। यानी कि इसमें अपशिष्ट निवारण भी शामिल है ODF++ में। तो डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, इस टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा। सारा समझाया मैंने। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है। 2018 में ODF+ और प्लस की अवधारणा लाई गई। 2016 में इस टैग को लॉन्च किया गया। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आया था। ये सारा कुछ ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।